मैं मोहम्मद इरफान। जैसे कि मेरा अपनी बात करने का अपना लहजा है। सरकार चाहती है आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, अपने साई वक्त का मर्तबा यूं ही आला रहे। आइए दिखाते हैं। भारत में जो श्रमिक है ना, वो गुलाम है, मजदूर नहीं, क्योंकि मजदूरों के अधिकार होते हैं और गुलामों के नहीं। सत्ता अपना हित चाहती है और हमें ऐसी सत्ता चाहिए जो देश और लोगों का हित हो। हम लोगों के धुतकार में रहें, अपमान में रहें, जलालत में रहें और कॉम्प्रोमाइज़ में रहें। कुछ खाने का मन किया नहीं, कुछ पहनने का मन किया नहीं। कभी कभी कुछ आवाज़ें सुनी नहीं बल्कि उसे महसूस की जाती है, और इन दिनों एक आवाज़ जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, वो आवाज़ है मोहम्मद इरफान की। जिस इरफान का पूरा देश तारीफ कर रहा है, जिस इरफान की आवाज़ को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो इरफान कैसे रहता है और कहाँ रहता है, चलिए आइए देखते हैं। इरफान, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मोहम्मद इरफान। जैसे कि मेरा अपनी बात करने का अपना लहजा है। सरकार चाहती है आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, अपने साई वक्त का मर्तबा यूं ही आला रहे। आइए दिखाते हैं। इरफान, आइए चलते हैं। इरफान कहाँ रहते हैं, आइए देखते हैं। इरफान की दुनिया है ये। आइए और ये देखिए, यहाँ पर रहते हैं इरफान आप? ये मेरा पंखा, ये पंखा देखिए हवा फेंक रहा है। और यहाँ रहता हूँ और मम्मी पापा के साथ यहाँ रहता हूँ। जहाँ राहुल जी आए थे वो घर भी मेरा ही है। अभी 2-1 महीने पहले बनाया है उसे, तो ये अब ये बंद कर दिए। ये तो 2-1 महीने पहले बनाया है और बहुत सारी बातें हुई हैं राहुल जी से और सारी दुनिया के सामने वो डिटेल में बता दी गई हैं कैमरे पे। तो बैठिए। बिल्कुल बैठते हैं। इरफान, आप यहीं पर रहते हो रात में भी, और एक बिल्कुल खुला हुआ जगह है। हाँ, पापा के साथ यहीं रहता हूँ। ये जो घर है ना, ये उस पक्के घर से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। ये एक रमेश हैं, हमारे समझ लीजिए बाबूजी हैं, और उनका बड़ा आदर और सम्मान है। वो रोहिणी में रहते हैं। तो 20 साल से हम इस मकान में रहते हैं और आगे बर्फ़ की दुकान है मेरी, मैं दिखाता हूँ। आओ। ठीक है, ठीक है, अभी चलते हैं, साथ में चलेंगे वहाँ पर। इरफान, तो बर्फ़ की दुकान जो है ना, तो बर्फ़ की दुकान से ही घर की जीविका चलती है। और मैं रेडी वेडी लगाता हूँ और मेरी रेडी की वीडियो अब देखो वायरल हो रही हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारी बातें सबसे कही हैं, कुछ बातें नहीं कही गई हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी के नेता के दरबार से नहीं निकला हूँ। मैंने स्कूल और कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मैं जन संघर्षों में रहा हूँ और जन संघर्षों में विचारों से प्रभावित हुआ हूँ। समझ, अलग अलग विचारों से मैं प्रभावित भी हुआ हूँ और उसका असर भी मुझ पर दिखता है। एक प्रदर्शनकारी की सोच अलग होती है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। मतलब वो एक अलग लेवल की सोच का बंदा होता है जो प्रदर्शनकारी होता है, लंबे समय तक प्रदर्शन से जुड़ा होता है। उसकी जो सोच होती है और बात होती है वो अलग होती है। कई दफ़ा उसे उस बातों के लिए आपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो हाल फिलहाल में भी और पीछे के दिनों में भी मुझे अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और समाज से जुड़ी हुई कुछ बातें, उन बातों के लिए शायद मुझे लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपको पता है मैं किन बातों के लिए कह रहा हूँ। तो अल्लाह अपने बंदे से 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। और मेरी बातों से किसी को दिल दुखा हो तो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर इरफान सोते हैं, रहते हैं। एक यहाँ पर सिर्फ बेड है जहाँ इरफान रहते हैं। ये कपड़े टांगने वाली जगह है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो जगह है, इरफान यहाँ नहाते हो आप? इस वाली जगह पे नहाते हो आप? ये मेरा गल्ला है। अच्छा, ये गल्ला, ये क्या, किस चीज़ का है ये? बर्फ़ की दुकानदारी करी है। अच्छा, उसका है। इसी से घर चलता है। हाँ। और इसमें मेरे पापा को देखो किस तरीके से लिखते हैं। मेरे पापा जो बर्फ़ लेके जाते हैं ना, तो मेरे पापा को एक अपना अलग ही अनुभव है। वो नाम नहीं लिखते और वो अजीब से नंबरों से जो बर्फ़ लेके जाते हैं ना, उनकी पहचान कर लेते हैं। तो वो मेरे पापा को और मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन मैं ये हिसाब मेरे पापा लिखते हैं। जैसे आप बर्फ़ ले गए तो वो आपके नाम को नहीं लिखेंगे। वो नंबरों से ऐसा मतलब गणित बनाते हैं और कितनी बर्फ़ लेके गए, कितने की ले गए हैं, वो इस चीज़ों से पता लगा लेते हैं। अच्छा, एक जैसे कोई बताओ आप, यहाँ पर मान लो ये लिखा है 96 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? ये मेरे पापा को पता होगा। अच्छा, आपको नहीं पता है? ये उस टाइम मुझे पता है कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। वो इस तरीके से लिख के वो अंदाजा, मतलब वो पकड़ लेते हैं कि ये बंदा इतने की बर्फ़ ले गया और इससे इतने रुपए लेने हैं, वो नंबरों से ही। इरफान, एक बात आप ये बताओ कि जब राहुल गांधी जी आए यहाँ पर, तो आप उनको वहाँ पर क्यों लेके गए? आपका जो पक्का वाला घर है जहाँ पर आपके भाई और बाकी परिवार रहते हैं, वहाँ पर,
भाई शादीशुदा है और नहीं नहीं नहीं, तो आप राहुल गांधी जी को यहाँ पर क्यों नहीं लाए? जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप दिन रात रहते हो, इस वाली जगह पर आप राहुल गांधी को क्यों नहीं लेकर आए? ऐसा था, जिस दिन राहुल जी आए ना उस दिन का मौसम थोड़ा ठीक भी नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ हो। वो देश के एक बड़े राजनेता हैं और शिक्षित पढ़े लिखे और बहुत काबिल इंसान है और उन्होंने बहुत कुछ सहा है। मैं उनके ऊपर बह नहीं जा रहा हूँ, मैंने उन्हें महसूस किया है। जिस तरीके से छल कपट और बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी है, बड़े स्तर पर पैसा खर्चा किया गया, उस महान शख्स को मैं इस तकलीफ़देह जगह पे नहीं देखना चाहता था। इसीलिए उनके लिए उस घर में जगह बनाई थी और वो वहाँ आए, उनसे बात हुई। यानी राहुल गांधी को तकलीफ ना हो, कोई परेशानी नहीं ना हो, इसकी वजह से आप उस वाले घर पर लेकर गए। लेकिन इरफान रोज़ तकलीफ उठा रहा है, परेशानी उठा रहा है और इसी घर में रह रहा है। इरफान नहीं, इस देश की बड़ी आबादी जो मेहनत कश है, बार बार कहता हूँ, खेत खलिहानों में, बाग बगीचे और बागवानों में है, फैक्ट्री कारखानों में है, सड़कों पे है, निर्माणाधीन इमारतों में है, कोठी के बाहर गार्ड की नौकरी कर रहा है, ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, आज संगठित क्षेत्रों में है। उन सब के जीवन की यातना है इरफान, उन सब के शब्द है इरफान के पास, उन सब के बेहतर जीवन की मांग करता है इरफान। उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित ना रहने की मांग करता है इरफान, कि उन्हें भी उनके अधिकार मिले। भारत में जो श्रमिक है ना वो गुलाम है, मजदूर नहीं, क्योंकि मजदूरों के अधिकार होते हैं और गुलामों के नहीं। तो मैं चाहता हूँ जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो मजदूर हों, उनके अपने अधिकार हों पूरे देश में। हाँ, राहुल गांधी से कैसे आपकी मुलाकात हुई? कैसे आपको जानकारी मिली कि राहुल गांधी आपके घर आने वाले हैं? ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। मैं पिछले 15 सालों से धरने प्रदर्शनों में था, अन्ना आंदोलन से लेके शाहीन बाग वगैरह सब चीज़। आप मुझसे डिटेल में उन आंदोलन के बारे में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, वो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन जिस टाइम मुझे एक राहुल जी की टीम से संपर्क आया और संपर्क किया गया और उन्होंने मेरे यहाँ आए, फिर उन्होंने बातचीत करी कि ऐसा ऐसा राहुल जी आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ी खुशी हुई थी मुझे कि मैं इसी दिन के लिए, कि मेरी बातों को इस देश की बड़ी आबादी जो मेजोरिटी में है, धर्म के लिहाज से नहीं, जो आर्थिक पिछड़ेपन के, सामाजिक पिछड़ेपन के लिहाज से हैं, उनको कैसे इस देश के बड़े राजनेता के सामने रखा जाए, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। जब वो मेरे सामने आया तो इस नज़रिए से मैंने बात नहीं करी कि राहुल गांधी, मैंने इस नज़रिए से बात करी कि एक पढ़े लिखे, काबिल और एक बहुत कुछ सहा हुआ बंदा है और नेता प्रतिपक्ष है और आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे। इस देश के सभी लोगों का दर्द इनके सामने समक्ष रखा जाए, क्योंकि वो जाते हैं मज़दूरों में, रात को एम्स जाएंगे, निर्धन मरीजों की पीड़ा को महसूस करेंगे। तो मैंने उनसे इसी बारे में पूछा कि आप जाते हैं, मिलते हैं श्रमिकों से, अलग अलग वर्ग में काम करने वाले लोगों से, तो हमारी उम्मीद जुड़ जाती है कि कोई है जो हमारे दुखों और दर्दों को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि राहुल गांधी चल कर आपके घर आएंगे? नहीं, इन चीज़ों के बारे में तो कभी नहीं सोचा था। हम लोग प्रदर्शनकारी हैं, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मकसद होता है कि हम बता सकें लोगों की, ये जो सरकार है, ये जो इनका अन्यायपूर्ण व्यवहार है, जो ये शोषण की नीति है, ये जो करप्शन की नीति है, ये झूठ और ये फ्रेब जो है, ये बांट करो और राज करो वाली जो नीति है, इसके खिलाफ मुखरता से लोगों तक बात ये पहुँचाएँ, लोगों को जागरूक करें और लोगों को एकजुट करें सरकार के विरुद्ध, कि इस तरीके से नहीं, लोकतंत्र में स्पेस होना चाहिए असहमति का, अपनी बातों को रखने का। आप कोई अपनी बातें रखें, उसे एंटी नेशनल कह दें, दहशतगर्दों की बी टीम कह दें, WW गैंग कह दें, इससे आप सवालों से भाग नहीं सकते और अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लोकतंत्र में की जो व्यवस्था है वो है कि जनता द्वारा चुनी हुई व्यवस्था, और वो कुर्सी कोई किंगडम नहीं है, विरासत नहीं है, वो लोगों की कुर्सी है। लोग चुनते हैं उस पर आपको देश और लोक हित में काम करने के लिए, ये नहीं कि आप अपने हित में और अपने मित्रों के हित में काम करें। उस विषय पे हम जब सरकार से सवाल करते हैं तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। और भारत का वो संविधान जो इतना खूबसूरत है, जिसमें इतनी पवित्र आत्माओं ने एक साथ मिलकर, जो संविधान सभा के सदस्य थे, कि उन्होंने पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए ये संविधान ही है जो हमें ये ताकत देता है। उसके लिए हम हमेशा खुशनसीब महसूस करेंगे कि हम भारत में जन्मे और जहाँ हमें इतना खूबसूरत संविधान मिला है। हाँ, संविधान को लेकर आपकी काफ़ी दिलचस्पी है, ये दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? देखिए, बतौर हम भारतीय हैं तो हमें, जैसे मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, लोग संविधान के बारे में जब बात करते हैं तो सोचते हैं मोटी सी किताब को कैसे पढ़ा जाए यार, ऐसा नहीं। जैसे मेरा नाम मोहम्मद इरफान है तो मेरे नाम के साथ मेरी पूजा पद्धति, खान पीन, रहन सहन, पहनना ओढ़ना और मरना जीना जुड़ जाता है, तो आप मेरे नाम के साथ ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। इसी तरीके से मेरे देश का संविधान है, उसकी जो मूल प्रस्तावना है वो बता देती है कि इसकी सोच क्या है।
तो हमें पूरे संविधान पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हम पूरी प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों पे जाते हैं तो पता चलता है ये इक्वालिटी और समानता की बात करता है हर चीज़ में, किसी भी एक चीज़ में नहीं, हर चीज़ में। मैंने संविधान को रटा नहीं है, प्रस्तावना को रटा नहीं है, मैंने उसे महसूस किया है। वो मेरे अधिकार देता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान देता है, व्यक्ति की गरिमा देता है, एकता और अखंडता की बात करता है, अनेकता में एकता की बात करता है, सभी धर्म जाति समुदाय को, अलग अलग वक्त से आने वाले लोगों को अपने में जोड़ता है। उस वो संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस तरीके से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है ये हमें अपने मौलिक अधिकार देता है, क्वालिटी देता है, यूनिटी देता है, तो एकता और समानता की बात करता है और संसाधनों पे किसी भी तरह के धर्म जाति किसी भी चीज़ को लेके आपको अपनी पूरी आज़ादी देता है। लेकिन सत्ता अपना हित चाहती है और हमें ऐसी सत्ता चाहिए जो देश और लोगों का हित हो, सत्ता का हित ना हो। इरफान, थोड़ा अपने घर के बारे में बताएं, इसके बारे में, जहां आप रहते हो इसके बारे में थोड़ा डिफाइन। मैं देखिए यहाँ पे आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से पला बड़ा 20 सालों से रहा और आंदोलनों के सफ़र में रहा। अपनी ज़िंदगी को अपने कश्मोकश से और बहुत परेशानियों से मैंने 2-2.5 साल एंजाइटी की दवा भी खाई। हिबास है ना दिल्ली का मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ डिप्रेशन की दवा भी खाई है। तो और अब बहुत परेशानियाँ सही है, लेकिन मैंने इस देश की पीड़ा से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हमेशा आंदोलनों में जाके ही मुझे सांस मिली, मैं जीने की ख्वाहिश जागी और मैं जो करना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है मैं वो वहाँ जाके लोग कहते हैं कि अपने लिए दुनिया अपने लिए जीने में खुशी होती है। मुझे धरने प्रदर्शन में जाके लोगों की पीड़ा को रखने में खुशी होती है, उनके दर्द को रखने में खुशी होती है। मैंने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब आईडी वगैरह नहीं बनाई पिछले 15 सालों में। कुछ लोगों को लगता होगा ये तो शोहरत कमाने का नज़रिया होगा, अगर इस तरीके से होगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मेहनत करता कोशिश करता। इस तरीके की सोचने आजकल तो हर कोई इन चीज़ों को बनाता है, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी। कल मेरे को सब फोर्स करने लगे तो कल मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई और वो भी एक बेतुका नाम के साथ कि इरफान जनता की आवाज़। तो ऐसी तो आपने इंस्टाग्राम में एक आईडी बना ली है? इरफान जनता की आवाज़ के जैसे सभी बोलने लगे कि बना लो, तो मैंने बना ली। चलो कोई नहीं, और कोई आईडी नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी बना दी कि चलो सब बोलते हैं कि लोग जुड़ेंगे तो बातचीत होते रहेगी, एक फैमिली परिवार की तरह दुख परेशानी में एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछते रहेंगे। फिर जब मैं पहले से वायरल होता रहा, मैं अब यूट्यूब की दुनिया में जाएंगे, फेसबुक की दुनिया में जाएंगे, उसकी कब्रिस्तान से खंगालेंगे तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी पुरानी वीडियो रखी हुई हैं। ऐसा नहीं इरफान पहली बार वायरल, वो चीज़ अलग थी कि बस कोई क्या अल्लाह की मर्ज़ी थी कि इरफान पूरी दुनिया के सामने आए। और मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें अच्छी बुरी हो जाती है, इंसान हूँ, कुछ ठीक है और वह माफ़ करने वाला है और उस बात को मैं कभी दोहराऊँगा नहीं। और मैं मानते हो ना आपके इंसान के बतौर इंसान गलती हो जाती है और माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। इरफान, गरीबी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है आपको? गरीबी ने ये सिखाया है कि देखिए हम लोगों के धुतकार में रहें, अपमान में रहें, जलालत में रहें और कॉम्प्रोमाइज़ में रहें। कुछ खाने का मन किया नहीं, कुछ पहनने का मन किया नहीं, कोई चीज़ें ऐसी रही नहीं, अल्लाह पे यकीन करा ठीक है, खुदा जिस हाल में रखे ठीक है। और कहीं हमेशा ये कहा कि गुर्बत तो मेरे नबी की विरासत है, इससे क्या घबराना। और लेकिन इंसान की अपनी ख्वाहिश होती हैं, बहनें हैं उनकी अपनी ख्वाहिश होती हैं, सब चीज़ें अपनी हैं, शादी है, ब्याह है, दुख है, परेशानी है, रिश्तेदारी है, अपना है, पन है, तो सारी चीज़ें। कोई रिश्तेदार आके क्या कैसे रह रहे हो ये वो, तो उनको किस तरीके से तो दिखाने नहीं ठीक है ऐसा वैसा जैसे भी। तो ज़िंदगी ने और गुर्बत ने बहुत कुछ सिखाया है और जो सिखाया है वो कैमरे पे लगातार बोलते, कोई स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ देख तो नहीं रहे। हाँ, ये जो चीज़ें आप बोलते हो, जो आप ख़बरें आपको पता चलती है, जो आप एनसीआरबी का डेटा बताते हो, ख़बरों का जिक्र करते हो कि ये ऐसा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो ये सारी जानकारी आप लेते कहाँ से हैं? देखिए यूट्यूब और गूगल का ज़माना है और मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हिंदी थोड़ा बहुत जानता हूँ और मैं शीशम के पेड़ के नीचे
बैठ के पढ़ा हूँ प्रथम आंगनवाड़ी में। तो आप पढ़े हो कहीं पे? प्रथम आंगनवाड़ी नहीं होती जो हाँ, NGO, प्रथम आंगनवाड़ी। उसमें मैं छोटे बचपन में पढ़ा हूँ, शीशम के पेड़ के नीचे। और मैं जब आदमी मैच्योर होता है, जब दुनिया को समझने की उसमें जिज्ञासा होती है, एक मैच्योर उम्र 15, 16, 17 साल के बाद बिगड़ो या सुधरो वो तुम्हारे हाथ में होता है। तो उस टाइम मैं आंदोलनों से जुड़ने लगा था, जन आंदोलनों से जुड़ने लगा था। मैंने CNRC आंदोलन में जिस तरीके के हम लोगों ने अपमान में, अब इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी ने अपमान सहा, जलाला सही, और लोगों का मतलब एक मीडिया का प्रोपेगेंडा सहा, और पूरी दुनिया ने देखा हम किस तरीके से अलग थलग थे, गांधीवादी तरीके से। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी सड़कों पे थी, और मैं 500-600 रुपये का ऑटो करके अपने परिवार को लेकर शाहीन बाग में पड़ा रहता था। 3-3, 4-4 दिन में आता था घर। तो उस टाइम जिस तरीके का लोगों का नज़रिया था या देश का नज़रिया था, बड़ा अलग था। आपने ऐसा क्या महसूस कर लिया, क्या फील कर लिया कि जितने भी आंदोलन हुए हैं बड़े बड़े, चाहे वो शाहीन बाग आंदोलन हो, CNRC का हो, या फिर किसान आंदोलन हो, यहाँ या जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा हो, अन्ना आंदोलन हो गया, सब में आप शामिल रहे हैं? नहीं, इन आंदोलनों में छोड़े, मैं नागरिक प्रदर्शनों में भी शामिल रहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल मिला, और मैं कई दफ़ा जब विचारों का संकट आ गया, समझ रहे हो, और सांप्रदायिक राजनीति हैवी हो गई, और इंडिया अलायंस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कॉल दी कि आइए हम सब एक साथ यहाँ पे एक मंच शेयर करेंगे, तो मैं वहाँ भी था। मैं चाहता हूँ कि सोच जिंदा रहे, गांधी की, अम्बेडकर की, अशफाक उल्लाह खां की, राम प्रसाद बिस्मिल की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, मौलाना आज़ाद की। एक ऐसा भारत जहाँ सब मिलजुल के रहें और सब बेहतर और अच्छा जीवन जिएं, कोई किसी से घृणा ना करे। उस सोच को जहाँ भी मुझे समर्थन देने की को मुझे, तो एक आज़ाद भारतीय की तरह और गुमनाम भारतीय की तरह उस लड़ाई में जाके शामिल हुआ, उसका हिस्सा बना। और ये रही कि मैं क्यों शामिल हुआ, कैसे रहा, ये खुदा बेहतर जाने, मेरा अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं करी। कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ? मतलब 2011 के आसपास की चीज़ें मैंने बताई हैं कि कुछ घटनाएं घटी थी, और अन्ना आंदोलन हुआ, उसी के आसपास निर्भया हुआ, उसके आसपास पॉन्टी और हरदीप चड्ढा हुआ। ये चीज़ें मेरे को प्रभावित कर रही थी, आकर्षित किया कि मैं एक गुर्बत परिवार से आता हूँ, और देश की बड़ी आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है, और फिर इतने बड़े परिवार से, जॉइंट परिवार में, देश के जाने माने एक उद्योगपति ने एक दूसरे को गोली मार ली, सगे भाइयों ने, ये ऐसी क्या वजह हुई। तो ये सब चीज़ें जिज्ञासा होने लगी। फिर 2014 के बाद जब सरकार बदली और देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी खास कहें मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भरा माहौल बनने लगा, तो इस दुनिया को समझने के लिए और जिज्ञासा हो गई। फिर जो है चीज़ें बदलने लग गई, फिर बहुत तरह की बातें बनने लग गई। लेकिन मैंने सबसे सीखा, मैंने राम से भी सीखा, मैंने अपने नबी से भी सीखा, मैंने बुद्ध से भी सीखा, मैंने साहित्यकारों से भी सीखा, मैंने हर किसी से सीखा, और सबको सबसे सीख के, और मैंने उनको भी सुना जो राइट विंग के दिन भर कैमरे पे सिर्फ गालियां ही बकते हैं। मैंने उनको भी सुना, क्योंकि राइट विंग वालों से आपने क्या सीखा? मैंने उनसे ये सीखा कि वो उनके दिल में कितनी नफ़रत है, वो कितनी नफ़रत कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने एक तरफा नज़रिए से इस दुनिया को नहीं देख सकते। आपको अगर इस दुनिया को समझना है तो पहले अपने आलोचकों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि उनसे मिले बिना आप इस दुनिया को समझ नहीं सकते। तो मैंने घंटे उन्हें पुष्पेंद्र कुलकेश जो हैं उनको सुना है, और बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो राइट विंग से आते हैं, तो मैंने घंटों सुना है, और महीनों उन्हें सुना है, लगातार सुना है, और बड़ी गहराई से सुना है उनकी बातों को कि वो कितनी नफ़रत कर सकते हैं, कितना देश को बांट सकते हैं, वो उस झूठ को तरकशील बता के कितनी बार परोस सकते हैं। इन सब चीज़ों पे मैंने गंभीरता से ध्यान दिया, और जब मैं सारी चीज़ों को समझने के बाद जब बीच में खड़ा होकर अपनी बात करता हूँ, तो यही चीज़ें होती हैं कि ये जो सच है तो सच है।